बाब 14। कमरे के कोने में वही प्लांट पड़ा हुआ था जिसकी एक शाख उसने चंद दिन पहले ही काट दी थी। मगर हैरानी उसे प्लांट को देखकर नहीं हुई, बल्कि रबर प्लांट की उस काटी जाने वाली शाख को देखकर हुई जो उसने जानबूझकर काट दी थी। और उस वक्त वो शाख उस गमले में ही लगी हुई थी। शाख मुरझा चुकी थी, मगर उसे गमले से निकालकर फेंका नहीं गया था। अलीसा की शर्मिंदगी में एकदम ही ढेरों इजाफा हो गया। चंद लम्हे दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे वो उस शाख को देखती रही। फिर उसने उमर की तरफ देखा था। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, वो तो अपने बैग से चीजें निकाल रहा था। अलीसा का मलाल कुछ और बढ़ गया। पता नहीं उमर को इस पौधे से कितनी मोहब्बत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक बार फिर शाख को देखते हुए सोचा। इस लम्हे उमर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी नजरों का ताक़ुब करते हुए उसकी नजर भी कमरे के कोने तक गई और अलीसा को प्लांट पर नजरें जमाए देखकर वो सब कुछ समझ गया। मुझे अपनी हर चीज से खास किस्म की मोहब्बत होती है, इसलिए मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, और इसे भी मैंने इसीलिए वहां लगाया था। अलीसा उसकी आवाज पर चौंकी। वो उसी से मुखातिब था। मगर ये तो खुश्क हो रही है। जब पूरी तरह खुश हो जाएगी तब फेंक दूंगा, उसने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में अलीसा से कहा, और एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। अलीसा उलझन भरी नजरों से कुछ देर उसे देखती रही और फिर कमरे से बाहर निकल आई। उमर के वापस आ जाने से नानो का रवैया एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था और उस पर अलीसा ने खुदा का शुक्र अदा किया था। उमर के पेपर शुरू हो चुके थे और उन दोनों का सामना बहुत कम ही होता था। खुद अलीसा भी कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी और अपने सेमेस्टर की तैयारी में मसरूफ थी। उस रात जब 2 बजे के करीब उमर सोने की तैयारी में मसरूफ था, जब प्यास लगने पर उसने रेफ्रिजरेटर में पड़ी बोतल को खाली पाया और फिर पानी पीने के लिए वो किचन की तरफ आया था। लाउंज में से गुजरते हुए वो ठिठक कर रुक गया। लाउंज में हल्की रोशनी का बल्ब ऑन था और उसकी रोशनी में उसने किसी को लाउंज का दरवाजा खोलते देखा। उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो अलीसा थी। मगर रात के इस वक्त लाउंज के दरवाजे पर वो क्या कर रही है? उसने हैरानी से सोचा और आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। उसका ख्याल था कि अलीसा वापस पलटकर देखेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वापस पलटे बगैर वो दरवाजा खोलकर लाउंज से निकल गई थी। अलीसा! उमर ने कुछ हैरान होकर उसे आवाज दी, मगर वो मुतवज्जा नहीं हुई। उमर कुछ हैरान होकर खुद भी उसके पीछे लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था। अलीसा आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट की तरफ जा रही थी। अलीसा! उमर ने एक बार फिर उसे आवाज दी, मगर वो मुतवज्जा नहीं हुई। उमर कुछ और हैरान हुआ। वो अब भी गेट की तरफ चलती जा रही थी। वो कुछ परेशानी के आलम में उसे जाता देखता रहा। वो अब गेट के पास पहुंच चुकी थी। गेट पर मौजूद चौकीदार कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया और उससे कुछ कह रहा था, मगर वो गेट की तरफ बढ़ गई थी और अब गेट खोलने की कोशिश कर रही थी। उमर तेज कदमों के साथ गेट की तरफ बढ़ गया। चौकीदार कुछ सरहसीमा नजर आ रहा था। जनाब, ये अलीसा बीबी गेट खोलने के लिए कह रही हैं। चौकीदार ने उमर के आते ही उससे कहा। उमर उससे कुछ कहे बगैर अलीसा की तरफ बढ़ गया। वो गेट पर लगे हुए ताले के साथ उलझी हुई थी। अलीसा, क्या बात है? कहाँ जाना चाहती हो? उसने अलीसा से पूछा। गेट नहीं खुल रहा, बाहर जाना है। वो अब भी गेट खोलने की कोशिश में मसरूफ थी। यही तो पूछ रहा हूं कि कहाँ जाना है? पापा के पास जाना है। अलीसा! उमर साकित रह गया। गेट खोल दो चौकीदार, गेट खोल दो। वो अब भी उसी तरह कह रही थी। उमर ने उसके चेहरे को गौर से देखा। चंद लम्हे तक वो कुछ बोल नहीं सका। खामोशी के उन चंद सेकंड्स में उसे जैसे हर चीज समझ में आने लगी थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने पूछा, पापा के पास कैसे जाओगी? ये बाहर जाऊंगी ना तो इधर वो पापा होंगे। उसने अटक अटक कर कहा था। आओ, मैं तुम्हें पापा के पास ले जाता हूं। उसने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस ले जाने लगा। वो खामोशी से उसके साथ उसी तरह चलती रही।
उमर जान चुका था कि वो नींद में चलकर बाहर आई है, लेकिन उसके लिए जो बात परेशान कुन थी वो ये थी कि अलीज़ा कब से इस आदत का शिकार थी। और क्या नानू और नाना इस बात से वाकिफ थे? वो जब से यहाँ आया था आज पहली बार अलीज़ा उसे इस हालत में मिली थी। वो इसी तरह उसका हाथ पकड़े हुए उसके कमरे तक ले आया और उसे उसके बेड पर जाकर बिठा दिया और वो कुछ भी कहे बगैर बेड पर लेट गई। उमर को उससे कुछ भी कहना नहीं पड़ा, उसने खुद ही आंखें बंद कर ली थी। उमर कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर उस पर चादर फैला दी। 2-3 बार अलीज़ा को आवाज़ देने पर भी जब उसने आंखें नहीं खोली तो वो मुतमईन हो गया। अगली सुबह छुट्टी थी, अलीज़ा घर पर ही थी। नाश्ते की मेज़ पर उमर से उसकी मुलाकात हुई। उमर ने बैठे हुए बड़े गौर से उसे देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। उमर की समझ में ही नहीं आया कि वो रात के बारे में उससे कैसे बात करे। नाश्ता करते हुए उसने जानबूझकर अपनी रफ्तार हल्की रखी। जब नाना के बाद नानू भी टेबल से उठ गईं, तो उमर ने अलीज़ा से बात करने का सोचा था। अलीज़ा, एक बात पूछूं? उमर ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। अलीज़ा ने कुछ हैरानी से उसे देखा और फिर कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए कहा, हाँ, तुम्हें नींद में चलने की आदत है? अलीज़ा के हाथ से चम्मच छूटकर टेबल पर गिर गया। उमर ने उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ देखा। वो बिल्कुल ही बेहिस्सो हरकत थी। मेज पर पड़े चम्मच को देखता रहा, फिर पुरसुकून अंदाज में उसने अलीज़ा से कहा, यानी है। इट्स ऑल राइट, बहुत लोगों को ये आदत होती है। वो रवानी में बीमारी कहते कहते रुक गया। वो अब भी उसी तरह बेहिस्सो हरकत थी। अलीज़ा, कब से ऐसा है? उमर ने जूस पीते हुए बड़े आम से अंदाज में उससे पूछा। क्या? वो अब भी खौफज़दा थी। नींद में चलने की आदत? अलीज़ा ने बेबसी से सर झुका लिया और उमर कुछ देर उसे देखता रहा। मुझे नहीं पता, उसे अलीज़ा की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी थी। ग्रैनी और ग्रैंडपा जानते हैं क्या इस बात को? अलीज़ा ने उसके सवाल पर सर हिला दिया। वो चुपचाप उसे देखता रहा। कल रात तुम बाहर गेट पर थी, मैं तुम्हें वहां से लेकर आया था। पहले तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर मैं समझ गया। वो उसे बता रहा था और अलीज़ा का दिल चाह रहा था कि वो वहां से गायब हो जाए। क्या उमर से मेरी कोई बात भी राज नहीं रहेगी? उसने बेबसी से सोचा। सोने से पहले तुम कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया करो, फिर स्लीपिंग पिल्स ले लिया करो। बल्कि बेहतर है कि कोई सुकून आवर गोली ले लिया करो, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। इस तरह रात को बाहर निकल जाना काफ़ी ख़तरनाक है। अभी तुम छोटी हो, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर अभी इग्नोर करोगी तो बाद में प्रॉब्लम होगा। वो हल्की आवाज़ में उसे समझा रहा था। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? उमर ने उससे पूछा और उसने झुके सर को हिला दिया। ठीक है, ये कहकर वो टेबल से खड़ा हो गया। प्लीज़ आप नानू को इस बारे में ना बताएं। उसने अचानक अलीज़ा की इल्तिजाई आवाज़ सुनी थी। हाँ, वो जानते हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। वो परेशान होंगे, प्लीज़ आप उनसे बात ना करें। उमर को उस पर तरस आ गया। उन्होंने किसी से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाया है? हाँ, वो एक साइकियाट्रिस्ट से सेशन करवाते रहे हैं, उसने उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मैं ठीक हो गई थी, तो अब क्यों? उमर ने बात अधूरी छोड़ दी। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, मगर आप नानू से बात ना करें। उनसे बात करने का फ़ायदा ही होगा। साइकियाट्रिस्ट से दोबारा सेशन होंगे तो तुम फिर ठीक हो जाओगी। उमर ने उसे तसल्ली दी। मैं ये सब नहीं चाहती, वो सर पकड़कर दबी हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। आप समझते नहीं, मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। मैं टेंशन में थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब मैं रिलैक्स होने की कोशिश करूंगी तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। नानू और नाना फजूल में परेशान होंगे, मुझे भी डिस्टर्ब करेंगे। मैं भी अपने पेपर्स पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगी।
प्लीज़ आप उनको कुछ मत बताएं। उसके लहजे में इतनी बेचारगी थी कि वो ना चाहते हुए भी उस बात को मानने पर मजबूर हो गया। ठीक है, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उसे यकदम अलीज़ा के चेहरे पर इत्मीनान नजर आया। थैंक यू, उसने बेख्तियार उमर से कहा। कोई बात नहीं, वो कहते हुए वहां से चला गया था। अलीज़ा खामोशी से उसे जाता देखती रही। अगले कुछ दिन उमर रात को खुद लाउंज लॉक करता रहा था और सोने से पहले बाहर का भी एक चक्कर लगा लेता था। फिर अलीज़ा के कमरे के हैंडल बहुत आहिस्तगी से घुमाकर चेक करता। दरवाज़ा हमेशा ही उसे लॉक्ड ही मिला। वो मुतमईन हो गया कि अलीज़ा ने उसकी हिदायत पर अमल किया था और उस रात का वाक़या वाकई वक्ती टेंशन का नतीजा था। मगर ये इत्मीनान ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहा था। उस रात वो अपने आखिरी पेपर की तैयारी में मसरूफ़ था। उसने रात के पिछले पहर घर में मध्यम शोर सुना। कुछ चौंक कर उसने गौर से शोर की नौयत समझने की कोशिश की। वो चीखों की आवाज़ थी। वो बिजली की सी तेजी से अपने कमरे से निकल आया। चीखों की आवाज़ अलीज़ा की थी और उसके कमरे से आ रही थी। उमर बेख्तियार भागता हुआ उसके कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा लॉक था और अंदर से वो कुछ कहते हुए जोर जोर से चीख रही थी। उमर ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बजाया। अलीज़ा, क्या बात है? क्या हुआ? उसने उमर की बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। वो अब भी उसी तरह चीख रही थी। उमर की सरासीमगी में इजाफा हो गया। उसने एक बार फिर पूरी कुव्वत से दरवाजे को पीटा। अलीज़ा, दरवाजा खोलो, फॉर गॉड सेक दरवाजा खोलो, अंदर क्या हो रहा है? अलीज़ा। इस बार अंदर यकदम खामोशी छा गई थी और उस खामोशी ने उमर के इज़्तिराब में और इजाफा किया था। अलीज़ा, अलीज़ा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? उसने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहते हुए दरवाजा बजाया और तभी उसने नानू और नाना को तेज रफ्तारी से आगे पीछे आते देखा। ग्रैनी, अलीज़ा अभी कुछ देर पहले अंदर चीख रही थी, पता नहीं कि उसे क्या हुआ है। उमर ने इज़्तिराब के आलम में नानू से कहा। उनके चेहरे पर भी तशवीश थी, मगर वो उमर की तरह घबराई नहीं थी। दोबारा डर गई होगी। उन्होंने दरवाजा बजाते हुए कहा था। क्या? उमर ने हैरानी से उनका चेहरा देखा। दोबारा डर गई? किस चीज से डर गई? नाना ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। परेशान मत हो, वो नींद में डर जाती है। उमर साकित खड़ा उन्हें देखता रहा। वो भी अब नानों के साथ मिलकर दरवाजा बजा रहे थे। अलीज़ा, लाइट जलाओ, मेरी जान, दरवाजा खोलो, घबराओ मत। नानो अब उसे हिदायत दे रही थीं। चंद मिनटों बाद उमर ने दरवाजे की झरी से कमरे में रोशनी होते देखी। फिर चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। अलीज़ा का रंग जर्द था और वो कांप रही थी। उमर ने उसके चेहरे को पसीने से भीगा हुआ देखा। नानू ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। क्या हुआ मेरी जान? वो उसे साथ लिपटाए हुए पूछ रही थी। नाना भी कमरे के अंदर चले गए, लेकिन उमर अंदर दाखिल नहीं हुआ था। वो वहीं कॉरिडोर में खड़ा कुछ देर उसे देखता रहा और फिर वहां से चला गया। तुम जहन पर उस चीज को सवार मत करो। उसके साथ पहले भी ऐसा होता रहा है। जब भी वो अपने पेरेंट्स के पास रहकर आती है तो फिर इसी तरह डर जाती है या फिर नींद में चलने लगती है। तुम अगर पहले मुझे उस रात के बारे में बता देते तो मैं मोहतात हो जाती और उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती। अगली शाम उमर नानों के साथ अलीज़ा का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था। उसने उन्हें उस रात अलीज़ा के बाहर जाने के बारे में बता दिया था और उसके पूछने पर नानों ने उसे अलीज़ा के प्रॉब्लम के बारे में भी बता दिया। साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि इनसिक्योरिटी के एहसास की वजह से ऐसा होता है। वो खुद को महफूज महसूस नहीं करती और पेरेंट्स के मिलने के बाद ये एहसास और भी ज़्यादा हो जाता है और पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। वो पेरेंट्स से मिलकर आती है, उसके बाद अगले 2-3 माह इसी तरह डिस्टर्ब रहती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। साइकियाट्रिस्ट की हिदायत है कि पेरेंट्स के पास ना जाने दें,
कम से कम 1 साल तक उनके पास रहने के लिए ना भेजें और फिर देखें कि वो कैसे बिहेव करती है। लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती कि वो अपने माँ या बाप के राब्ते करते ही उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। मगर कल रात तो वो बहुत बुरी तरह डर गई थी। आपने उसकी हालत देखी। वो तो अब चंद दिन में उसके पास सोऊंगी तो वो ठीक हो जाएगी और कल दोबारा उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। नानू ने उसे बताया, ग्रैनी, आप साइकेट्रिस्ट बदल दें। अगर इतने सालों में ये साइकेट्रिस्ट इसका इलाज नहीं कर सका तो कोई दूसरा साइकेट्रिस्ट देखें। साइकेट्रिस्ट बदलने से क्या होगा? हो सकता है कोई दूसरा साइकेट्रिस्ट उसे ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करे। मैंने तुम्हें बताया है ना, उसे ये प्रॉब्लम सिर्फ चंद माह ही होता है, वो भी जब वो अपने पेरेंट्स से मिलकर आती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाती है। मगर ग्रैनी, उन 2-3 माह में ही उसे कोई नुकसान भी तो पहुंच सकता है। मैंने आपको बताया था कि उस रात वो बाहर गेट तक पहुंच गई थी और उसे बिल्कुल पता ही नहीं था। अगर इसी तरह नींद की हालत में उसने कुछ और कर लिया तो? उमर वाकई फिक्रमंद था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसे किस किस्म का अदम तहफ़्फ़ुज़ है, कैसी प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने उसे हर चीज तो दे रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। ग्रैनी, चीजें इंसानों की जगह नहीं ले सकती। वो अपने वालिदैन को मिस करती है। आप वालिदैन की कमी को चीजों से पूरा नहीं कर सकती। उमर ने संजीदगी से कहा, ठीक है कि उसके वालिदैन उसके पास नहीं है, मगर फिर भी वो दोनों जिस तरह से उसका ख्याल रखते हैं बहुत कम लोग ही रखते होंगे। हर साल समीना छुट्टियों में उसे अपने पास बुलवा लेती है। बाप से हर साल ना सही मगर वो 2-3 साल बाद मिलती ही रहती है। दोनों बाकायदगी से उसे फोन करते रहते हैं। हर आने जाने वाले के हाथ उसके लिए कुछ न कुछ भिजवाते रहते हैं। हर माह उसके अखराजात के लिए जो रकम भिजवाते हैं वो अलग है। फिर मैं हूं, उसकी नाना है। जितनी देखभाल हम लोग करते हैं शायद ही कोई करता होगा। फिर भी उसे इनसिक्योरिटी का एहसास है, फिर भी उसे प्रोटेक्शन चाहिए। और क्या दिया जा सकता है उसे? इसके अलावा भी तो फैमिली में बहुत से बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, मगर उन्होंने तो ऐसी चीजें अपने अंदर डेवलप नहीं की। तुम भी तो हो, तुम्हारे पेरेंट्स में भी तो डिवोर्स हो गई थी। कितने सालों से तुम भी तो बोर्डिंग में रहते आ रहे हो, तुमने भी तो सब कुछ संभाला है ना। नानू ने उसके सामने अपने दिली जज्बात का इजहार किया। ये सब इतना आसान नहीं है ग्रैनी, उमर ने मध्यम आवाज में कहा। ये चीज हमेशा तकलीफ देती है। नानू चंद लम्हे तक उसको देखती रही। मैं जानती हूं ये तकलीफ दे है, मगर तुमने तो इस चीज को अपने आसाब पर सवार नहीं किया। मैं चाहती हूं कि वो भी उसे लाइटली ले, अपने और दूसरों के लिए मसले ना खड़े करे। मैंने उसकी परवरिश में बहुत मेहनत की है और उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी कितनी ही मसरूफियात उसकी खातिर खत्म कर दी। अब इस किस्म की बातें मुझे कितना टेंस करती हैं उसे अंदाजा ही नहीं है। नानू बहुत शाकी नजर आ रही थी। ग्रैनी, वो जानबूझकर ये सब नहीं करती, ये उसके अपने हाथ में नहीं है। मैं जानती हूं वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती, मगर वो खुश रहने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों चीजों को अपने आसाब पर इतना सवार कर लेती है? तुमने गौर किया है, जब से वो कराची से होकर आई है उस वक्त से वो बिल्कुल ही गुमसुम हो गई है। किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती। हर साल ऐसा ही होता है। समीना के पास रहकर आए तब भी यही कुछ होता है। तो फिर आप उसे वहां जाने से रोक दिया करें। मैं कैसे रोकूं? वो खुद वहां जाना चाहती है और जाहिर है समीना के पास जाने से उसे नहीं रोक सकती, तो फिर उसके बाप के पास जाने से कैसे रोकूं? ग्रैनी, चले छोड़े, कोई और बात करते हैं। उमर ने उन्हें ज्यादा फिक्रमंद देखते हुए बात का मौजू बदलने की कोशिश की थी। बस अलीजा ए लेवल्स कर ले तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उमर उनकी इस बात पर कुछ हैरान हुआ था। आपकी जिम्मेदारी खत्म कैसे होगी? उसका बाप अब उसकी शादी करना चाहता है। इस बार वापस जाने से पहले उसने इस सिलसिले में मुझसे बात की थी। अलीजा की शादी? उमर जैसे चिल्ला ही उठा। नानू ने उसे हैरानी से देखा। अमर बेल, बाब 15।
अलीजा उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेना चाहती थी, मगर वो कोशिश के बावजूद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई। उमर सेफ्टी कैच हटा चुका था और रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी की तरफ ले जा रहा था जब अंकल जहांगीर बिजली की सी तेजी से लपके और उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो अपना हाथ छुड़ाता, उन्होंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि वो न सिर्फ चंद कदम पीछे चला गया, बल्कि रिवॉल्वर पर उसके हाथ की गिरफ्त भी कमजोर पड़ गई। अंकल जहांगीर ने एक झटके के साथ रिवॉल्वर उससे छीन लिया और उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। अलीजा ने उसकी नाक में से खून बहते देखा। अंकल जहांगीर अब उसे गालियां दे रहे थे। नानो ने यकदम आगे बढ़कर उन्हें पीछे खींच लिया। उमर अब सामने खड़ा पलकें झपकाए बगैर उन्हें देख रहा था। अलीजा ने कभी किसी के लिए उसकी आंखों में इतनी नफरत नहीं देखी थी जितनी वो इस वक्त उमर की आंखों में अंकल जहांगीर के लिए देख रही थी। उसकी नाक से टपकता हुआ खून उसकी सफेद शर्ट पर गिर रहा था, मगर वो जैसे उससे बिल्कुल बेखबर था। मुझ पर चिल्लाए मत, उसने अब उमर को अंकल जहांगीर से कहते सुना। मुझ पर अब हाथ उठाकर बहुत पछताएंगे। क्या करोगे तुम? ये ड्रामा जो अभी किया है, खुदकुशी करना चाहते हो तो जाओ बाहर सड़क पर जाकर करो, वहां जाकर शूट करो अपने आप को, लेकिन मेरे घर में नहीं। नहीं, वैसे ही मरूंगा जैसे मरना चाहता हूं। उससे क्या होगा? मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4-6 दिन लोग बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे। जहांगीर मास को कुछ भी नहीं होगा। 4-6 दिन ही सही, मगर बात तो करेंगे आपके बारे में। इससे पहले कि अंकल जहांगीर उसकी बात के जवाब में कुछ कहते, नानो ने उन्हें कहा था, जहांगीर बस करो, इस बहस को बंद करो, यहां से बाहर निकलो। उन्होंने अंकल जहांगीर को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे यहां से बाहर नहीं जाना। क्या समझता है ये खुद को? मैं ऐसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। उन्होंने खुद को नानो से छुड़ाते हुए कहा था। प्लीज जहांगीर, फिलहाल ये सब खत्म करो, मुझे इस तरह परेशान मत करो, अभी इसे अकेला छोड़ दो। नानो ने एक बार फिर उनका बाजू पकड़कर इल्तिजाई अंदाज में कहा था, लेकिन अंकल जहांगीर बिल्कुल ही बिफरे हुए थे। आप इसको नहीं जानती हैं, ये तमाशा इसने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी 2 बार इसी तरह ये लड़ने के बाद स्लीपिंग पिल्स खा चुका है। उन्होंने इंकिशाफ किया। अलीजा ने शौक के आलम में उमर को देखा। वो अब भी उसी तरह बाप पर नजरें जमाए हुए था। मुझे शर्म आती है इसे अपनी औलाद कहते हुए। आपको बाप कहते हुए मुझे भी उतनी ही शर्म आती है। उसने अंकल जहांगीर को सर्द लहजे में जवाब दिया। जहांगीर, खुदा के लिए दोबारा झगड़ा शुरू मत करो, मेरे साथ बाहर आओ। नानो ने अंकल जहांगीर के कुछ कहने से पहले ही उन्हें बाहर खींचना शुरू कर दिया। अंकल कुछ कहना चाहते थे, मगर नानो किसी न किसी तरह उन्हें खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। उमर अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा उन्हें बाहर जाते देखता रहा। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसकी नजरें अलीजा पर जम गईं। तुम भी यहां से जाओ, उसने दरश्ती से अलीजा से कहा था। वो अब हाथ की पुष्ट से नाक साफ कर रहा था और शायद तब ही उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी नाक से खून बह रहा है। अलीजा उसके कहने के बावजूद भी अपनी जगह से नहीं हिली। उमर ने एक बार फिर सर उठाकर उसे देखा और उसे वहीं खड़े देखकर उसके चेहरे की नागवारी बढ़ गई। तुम्हें कहा है ना, जाओ यहां से। इस बार उसने भर्राई हुई आवाज में अलीजा से कहा। प्लीज, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। मगर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहीं रहना चाहती हूँ। वो इस वक्त किसी भी कीमत पर उमर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अलीजा, मुझे इस वक्त ये कमरा बिल्कुल खाली चाहिए। मैं तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ से चली जाओ, उसने तेज और तर्श लहजे में उससे कहा और वो बेख्तियार रोने लगी। उमर अपने सर को दोनों हाथों में पकड़कर बेड पर बैठ गया। वो अब उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी नाक से टपकते हुए खून के कतरे अब भी उसकी कमीज पर गिर रहे थे। उमर दोनों हाथों से सर को पकड़े बहुत गहरे सांस ले रहा था। अलीजा की समझ में ही ना आया कि वो क्या करे। चंद लम्हे अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो उसी तरह कमरे के वस्त में खड़ी रही। फिर एक ख्याल आने पर वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए कुछ टिश्यू पेपर्स उठा लाई थी।
उमर के बिल्कुल बिलमुकाबिल घुटनों के बल कालीन पर बैठते हुए उसने एक टिश्यू से उसकी नाक से बहता हुआ खून साफ करने की कोशिश की थी। वो करंट खाकर पीछे हटा था। अलीज़ा को उसके चेहरे पर पहले वाली वहशत नजर नहीं आई थी। वो अब थका हुआ लग रहा था। चंद लम्हे वो अलीज़ा को देखता रहा, फिर उसने उसके हाथ में पकड़े हुए टिश्यू ले लिए और खुद अपना चेहरा साफ करने लगा। अलीज़ा भीगी पलकों से उसका चेहरा देखती रही। उसकी नज़रें उमर को डिस्टर्ब कर रही थीं। मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? अलीज़ा ने अचानक ही उससे पूछा। वो चेहरा साफ करते करते रुक गया। तुम्हें मेरी परवाह है? उसने अजीब से लहजे में अलीज़ा से पूछा। वो ऐसे किसी सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। चंद लम्हे हैरानी से उसका मुंह देखते रहने के बाद उसने कहा, हाँ, सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर तुम मेरी बात मानो और यहां से चली जाओ। अलीज़ा को उसके मुतालबे पर शौक लगा। इस वक्त मुझे सिर्फ तन्हाई दरकार है, उसने एक बार फिर कहा। वो चंद लम्हे कुछ भी कहे बगैर उसका चेहरा देखती रही, जो उसके जवाब का मुंतजिर था। फिर उसने कहा, अगर आप वादा करें कि आप नहीं करेंगे तो मैं चली जाती हूं। क्या नहीं करूंगा? उसने अलीज़ा की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। जो कुछ देर पहले आप। अलीज़ा ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। वो खामोशी के आलम में उसे देखता रहा। आप नहीं करेंगे ना? इस बार अलीज़ा ने उसका हाथ पकड़कर यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की। नहीं करूंगा, बहुत धीमे लहजे में कहते हुए उसने अलीज़ा से आंखें चुरा ली थी। उसे उमर की आंखों में नमी की हल्की सी चमक नजर आई। अगले लम्हे वो उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर चेहरा झुका चुका था। वो बोझल दिल से उसके करीब से उठ गई। उमर एक बार फिर अपना खून बंद करने की कोशिश में मसरूफ था। भारी कदमों से चलते हुए वो बाहर निकल आई और फिर चंद लम्हों के बाद उसने दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनी थी। वो नहीं जानती थी कि अब वो अंदर क्या कर रहा था या क्या करने वाला था। वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अलीज़ा वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। चंद मिनट पहले जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए कतई गैर मुतवक्का था, लेकिन गैर मुतवक्का होने से ज़्यादा नाकाबिले यकीन था। अंकल जहांगीर और उमर के दरमियान हमेशा ही इख्तलाफात रहे थे और उनसे कोई भी बेखबर नहीं था, लेकिन ये किसी के लिए तशवीश का बाइस भी नहीं थे। ऐसे इख्तलाफात सिर्फ उमर और जहांगीर के दरमियान ही नहीं थे, बल्कि ख़ानदान के तमाम लोगों के दरमियान थे। मास हैदर अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए थे। उस ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस में मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम थी और जो थे वो सिविल सर्विस में रहने के लिए बड़ी जांफिशानी से काम करते थे। अपने अंग्रेज़ अफसरों के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी वफादारी साबित करने के लिए बाज़ औक़ात उन्हें आउट ऑफ द वे जाकर काम करना पड़ता, मगर उनकी ज़मीर के लिए ये बात बहुत काफ़ी थी कि उनके ऑफिसर्स उनसे खुश थे। सिविल सर्विस उस ज़माने में भी उनकी ज़रूरत नहीं, शौक था। उनका ख़ानदान माली तौर पर इतना मुस्तहकम था कि नौकरी की ज़रूरत ना तो किसी को पेश आती थी और ना ही उसे पसंद किया जाता था। मगर मास हैदर के बाप ने उस ट्रेंड को तोड़ा और अपने बेटे को आला तालीम दिलवाने के बाद सिविल सर्विस में ले आए। बुनियादी तौर पर वो एक जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके मिजाज में जागीरदारों वाली तमाम चीज़ें कोशिश के बावजूद ख़त्म नहीं हो सकी थीं। सिविल सर्विस ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद हिंदुस्तान तकसीम हो गया था। मास हैदर मशरकी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान हिजरत की। जितना अरसा वो सिविल सर्विस में रहे उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। जब उन्होंने मुलाजमत से रिटायरमेंट ली तब तक उनके चारों बेटे थोड़े थोड़े अरसे के वक्फे से सिविल सर्विस से मुंसलिक हो चुके थे। उनका सबसे बड़ा बेटा अयाज हैदर बैरून मुल्क लॉ की तालीम हासिल करने के बाद अब वतन वापस आकर फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर चुका था। दूसरे बेटे साद हैदर ने भी बड़े भाई की पैरवी करते हुए कानून की तालीम हासिल करने के बाद सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, लेकिन बड़े भाई के बरक्स उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का इंतखाब किया था। आलमगीर और जहांगीर ने भी बड़े भाइयों की तरह बैरून मुल्क तालीम हासिल की और उसके बाद फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली।
सिविल सर्विस में अपनी सारी औलाद भेजने वाले मास हैदर वाहिद नहीं थे। उनके भाइयों ने भी क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी औलादों के लिए उसी शोबे का इंतखाब किया था और उस वक्त उनका तकरीबन सारा ख़ानदान सिविल सर्विस के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक था। मास हैदर ने मुलाजमत साफ हाथों से छोड़ी थी। छोटी मोटी चीज़ों को अगर एक तरफ रख दें तो उन्हें अपनी मुलाजमत के दौरान ना किसी स्कैंडल का सामना करना पड़ा था, ना ही उन्हें कोई ऐसा काम करना पड़ा था कि जिस पर उन्हें शर्मिंदगी हो या उनका ज़मीर खुद को मुजरिम तस्वुर करता हो। विरसे में बाप से लंबी चौड़ी जागीर मिली थी और उन्होंने उसी रुपए से औलाद को बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया था। लेकिन बैरून मुल्क क़याम के दौरान उनके बेटों की मुकम्मल ब्रेन वॉशिंग हो गई थी। वो चारों जिंदगी को एक नई नज़र से देखने लगे थे। उनका ख्याल था कि उनके बाप ने अपनी सर्विस से सिर्फ अच्छी रेप्यूटेशन कमाई है और ये कमाई उनकी मेहनत के मुकाबले में कुछ नहीं थी। उन चारों ने सिविल सर्विस ज्वाइन करते हुए अपने जहन में कुछ और मकासद रखे थे और फिर उन्होंने हमेशा उन्हीं मकासद के हुसूल के लिए काम किया था। चारों ने अपनी सर्विस के दौरान हर तरह की करप्शन की, मगर उसके बावजूद वो फैमिली बैकग्राउंड और ताल्लुकात की वजह से ऐसे अहम ओहदों तक पहुंच गए थे जिसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलती थी। मास हैदर से गलती ये हुई कि उन्होंने कभी अपनी औलाद के जहनों को पढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल जाहिर किया था। उनकी मसरूफियात हमेशा उनके अपने बच्चों के साथ राब्तों में आड़े आती रहीं, मगर उन्होंने उसकी ख़ास परवाह नहीं की। उनका ख्याल था कि वो बच्चों की आइडियल तरबियत कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें दुनिया की हर नेमत दे रखी थी, इसलिए वो एक मिसाली बाप हैं। बाद में भी बेटों को किसी चीज़ से मना करने के बजाय उन्होंने उस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हुए उन्हें हर काम की इजाज़त दे दी थी। जब उनके बेटों की करप्शन का जिक्र होने लगा तब भी उन्होंने उन्हें रोकने के बजाय उन्हें बचाने के लिए अपने ताल्लुकात को बखूबी इस्तेमाल किया। उनका ख्याल था कि उनके बेटे जो कुछ कर रहे हैं वो सारी ब्यूरोक्रेसी करती है और उन चीज़ों के बगैर उनके बेटे अपना करियर नहीं बना सकते। कभी अगर उन्हें पछतावा होता भी तो वो खुद को 100 दलीलों से समझा लेते। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटों को उन्होंने आला तालीम दिलवाई थी, लेकिन बेटियों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के बाद बहुत ही कम उम्री में ही उनकी शादियां कर दी थीं। उनके बेटे और बेटियां माली लिहाज से जितने आसूदा थे, निजी जिंदगी में उतने ही ज्यादा मसाइल का शिकार थे। उनके सबसे बड़े बेटे अयाज ने बैरून मुल्क तालीम के दौरान ही उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से एक यूनानी लड़की से शादी कर ली थी। 1-1.5 साल ये शादी किसी न किसी तरह चलती रही, फिर दोनों में तलाक हो गई थी। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद माँ बाप की मर्जी से दूसरी शादी की। ये शादी कुछ अरसा तो अच्छी तरह चलती रही। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हुए। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने छुपकर एक और शादी कर ली। इस बार उनकी बीवी एक ईरानी औरत थी। उस शादी का इल्म होने के बाद खानदान में बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी का ताल्लुक मास हैदर के अपने ही खानदान से था। खानदान के बहुत ज्यादा दबाव पर उन्होंने उसे तलाक दे दी और उसके बाद उन्होंने कोई और शादी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि किसी न किसी तरह अपनी दूसरी शादी को ही निभाते आ रहे थे। उनके 3 बेटे भी अब सिविल सर्विस में आ चुके थे। दूसरे बेटे साद ने भाई के नक्शे कदम पर चलने के बजाय माँ बाप की मर्जी के मुताबिक खानदान में ही शादी की। 8 साल तक ये शादी चली, फिर दोनों के दरमियान इख्तलाफात तलाक तक जा पहुंचे। साद हैदर ने दोबारा माँ बाप के इसरार के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की। उनके 2 बेटे थे और वो दोनों बेटे अपनी माँ के पास थे। तीसरे बेटे आलमगीर ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उनकी शादी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अभी तक कायम थी। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। चौथे बेटे जहांगीर ने पहली शादी अपनी पसंद से की थी। 11 साल शादी कायम रही, फिर दोनों के दरमियान तलाक हो गई। जहांगीर ने अपनी बीवी के इसरार के बावजूद उमर को अपनी बीवी के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने पास ही रखा। तलाक के 2 ही माह के अंदर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उस बीवी से उनकी 2 बेटियां थीं। कराची की एक मॉडल से कुछ अरसे पहले उन्होंने तीसरी शादी कर ली थी। उनकी बड़ी बेटी हसीना अपने बाकी बहन भाइयों के मुकाबले कदरे पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। उसके 2 बेटे और बेटियां थीं, जबकि सबसे छोटी बेटी समीना को शादी के कुछ अरसे के बाद तलाक हो गई थी।
अलीज़ा को उसकी माँ ने अपनी तहवील में ले लिया था, मगर दोबारा शादी करने के बाद उसे अपने माँ बाप के पास ही छोड़ गई थी। मास हैदर और उनकी बीवी ने अपने बच्चों की निजी जिंदगी को खास तौर से नाकाम होते देखा था और उन्हें हमेशा ये हैरत होती थी कि उनकी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि जिसने उनकी औलाद को जिंदगी के अहम फैसले करते हुए बहुत से मसाइल से दो चार रखा। उमर जहांगीर और उसके बाप की तरह मास हैदर के सारे बेटे ही अपनी औलादों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख पाए थे। यही वजह थी कि अलीज़ा वक्तन फवक्तन उमर और जहांगीर अंकल के दरमियान होने वाले झगड़ों के साथ अपने दूसरे अंकलों और उनकी औलादों के दरमियान होने वाले झगड़ों से भी आगाह होती रहती, मगर उसने कभी किसी झगड़े को इतना शदीद होते नहीं देखा था। और फिर उमर, क्या उमर ऐसा कर सकता है? उसे कमरे से बाहर आकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि उमर ने खुदकुशी की कोशिश की थी। क्या इतनी मामूली सी बात पर उमर खुदकुशी कर सकता है? और अंकल जहांगीर कह रहे थे कि उसने पहले भी 2 बार स्लीपिंग पिल्स। अलीज़ा ने कुछ बेचैनी से कमरे के दरवाजे को देखा था। उमर कभी भी ऐसा नहीं था, फिर अब उसे क्या हो गया है? उसने दरवाजे और फर्श के दरमियान वाली दर्ज से कमरे की रोशनी को देखते हुए सोचा, ये 4 साल पहले वाला उमर तो नहीं है। वो आगे कुछ सोच नहीं सकी थी। नानो के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वहां से बुलंद आवाज में अंकल जहांगीर के बोलने की आवाज आ रही थी। मैं कोई अनोखा काम तो करना नहीं चाहता। हमारे खानदान में वो कोई पहला तो नहीं है जिसके लिए ऐसा सोचा जा रहा है। क्या अयाज ने अपने बेटे की शादी खुद को बचाने के लिए नहीं की थी? और उसके बेटे ने तो कोई एतराज नहीं किया। आप बताएं, क्या वो खुश नहीं है? उसकी बीवी उसे कहां से कहां ले गई है और इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरीट में बैठा है, ऐश कर रहा है। क्या साद और आलमगीर ने अपने बेटों की शादी अपनी मर्जी से करके कोई फायदे हासिल नहीं किए? और अगर मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ तो क्या गलत है? खाली खुली अफसरी हासिल करने से कुछ भी नहीं होता। जब तक ऊपर हाथ पकड़कर खींचने वाला ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। उसका ख्याल है कि उसे अभी तक जो कुछ मिलता रहा है उसकी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर मिलता रहा है। मैं अगर उसके पीछे ना होता तो उसे पता चल जाता कि ये कितने पानी में है। अंकल जहांगीर की आवाज से उनके गुस्से का बखूबी अंदाजा हो रहा था। वो ना चाहते हुए भी उनकी बातें सुनने लगी थी। मगर जहांगीर, अगर वो ये शादी करना नहीं चाहता तो उसे मजबूर मत करो। मैं बहुत डर गई हूँ, अगर इसी तरह वो कुछ कर बैठा तो। नानू ने अपना खौफ जाहिर करते हुए कहा, मगर अंकल जहांगीर ने उनकी बात काट दी। तो क्या होगा? आपका ख्याल है कि मैं उसकी ब्लैकमेलिंग के सामने झुक जाऊं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जहांगीर, वो तुम्हारा इकलौता बेटा है। तुम। अंकल जहांगीर ने एक बार फिर नानो की बात काट दी थी। अगर इकलौता बेटा मेरे काम नहीं आ सकता तो मुझे जरूरत नहीं है ऐसे इकलौते बेटे की। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए। जहांगीर, ऐसे मत कहो। क्यों ना कहूं? मैंने तो उसे दुनिया की हर लग्जरी दे रखी है, और आज से नहीं, बचपन से। और ये मेरी एक भी बात मानने पर तैयार नहीं है। वहां शादी नहीं करना चाहता तो फिर कहां करना चाहता है? वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं तो फिर मैं उसे एक और लड़की दिखा देता हूँ, ये वहां शादी कर ले। मगर नहीं, ये वहां भी शादी नहीं करेगा। ये ऐसी किसी जगह शादी नहीं करेगा जहां मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसे लगता है कि बाप उसका सौदा करना चाहता है, इसलिए ये बाप को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, बाप उसका मुलाजिम है। वो उसे सारी उम्र फायदे पहुंचाता रहा है और पहुंचाता रहेगा। जहांगीर, तुम इस मामले में जिद ना करो। जवान औलाद है, जिद करना ठीक नहीं है। और फिर जवान बेटे से तुम समझते क्यों नहीं? वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इस तरह उसके पीछे मत पड़ो। आज उसने जो कुछ करने की कोशिश की है उसने मुझे दहला दिया है। आप खौफजदा मत हो, ये पहले भी 2 बार ड्रामा करने की कोशिश कर चुका है। अंकल जहांगीर अब भी तल्ख थे। अगर वो पहले 2 बार यही कोशिश कर चुका है तो तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो वाकई इस हद तक जिद हो चुका है कि उस आखिरी कदम को उठाने से भी गुरेज नहीं कर रहा। नानो ने अंकल जहांगीर को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आप उसे मुझसे बेहतर नहीं समझती। मैं जानता हूं मुझे उसे किस तरह से हैंडल करना है, और मैं कर लूंगा। आप इस मामले में उसकी साइड मत लें। मैं उसकी साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूं कि ये सब ठीक नहीं है। तुम किसी 13 साल लड़के को हैंडल नहीं कर रहे।
30 साल मर्द का सामना है तुम्हें। उसे बच्चा समझकर किसी चीज को उस पर ठूंसने की कोशिश मत करो। उस पर किसी भी चीज को ठूंसने की कोशिश ना करो और अपना करियर तबाह कर लो। अगर वो ना होता तो फिर तुम क्या करते? फिर भी तो किसी ना किसी तरह खुद को मुसीबत में से निकालते ही ना। फिर अब भी कुछ ना कुछ कर लो। तब की बात कुछ और होती, मगर अब मैं ये सोचकर नहीं चल रहा हूँ कि वो नहीं है। अब अगर वो है तो फिर उसे मेरे काम आना होगा, जैसे मैं हमेशा उसके काम आता रहा हूँ। जहांगीर, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे बाप ने कभी तुम चारों के साथ इस तरह जिद नहीं की थी। तुम लोगों ने जो करना चाहा उन्होंने तुम्हें करने दिया, चाहे वो अपनी मर्जी से शादी या तलाक जैसा अहमकाना फैसला क्यों ना हो। मुझे डैडी की मिसाल मत दे, तब हालात और थे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है। अंकल जहांगीर ने तेजी से कहा था। इसलिए सूरत हाल और है क्योंकि तुम अब किसी और के बाप हो, बेटे नहीं। अब तुम्हारी डिमांड्स भी बदल गई हैं। चलें, आप ऐसा ही समझ लें, डैडी और तरह के थे, मैं और तरह का हूं। जहांगीर, अभी उसे छोड़ दो। तुम उसके पीछे किस हद तक भाग सकते हो? उसे मजबूर करोगे तो वो यहां से चला जाएगा, फिर क्या करोगे? कहां कहां उसके पीछे जाओगे? आप उसे समझाने की बजाय मुझे समझा रही हैं। मैं उसे भी समझाऊंगी, मगर तुम खुद को थोड़ा ठंडा तो करो। मैं तुम्हारी तरह उसके पीछे पंचे झाड़ कर नहीं पड़ सकती। अभी उसे कुछ भी मत कहो। अभी उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जो वो चाहे वो करने दो। कुछ अरसा गुजर जाएगा तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उससे बात करूंगी। नानो अंकल जहांगीर को समझा रही थी, मगर वो कुछ समझने पर तैयार नहीं थे। वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अलीसा ने एक बार फिर दरवाजे को देखा। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा था। फिर उसे पता नहीं क्या ख्याल आया और वो लॉन में चली गई। उमर के कमरे की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती थी। उसका ख्याल था वो खिड़कियों में से अंदर देख सकेगी, लेकिन उसे मायूसी हुई। खिड़कियां बंद थीं और उनके आगे पर्दे तने हुए थे। वो किसी भी तरह अंदर ना देख सकी। कुछ देर वो बिना किसी आहट के खिड़कियों के सामने खड़ी रही और एक बार फिर अंदर वापस आ गई। नानो और अंकल जहांगीर की बहस अब भी जारी थी। वो उमर के कमरे की तरफ जाने के बजाय अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर बिस्तर पे लेटने के बावजूद उसकी आंखों में नींद के कोई आसार न थे। वो उमर के वादे के बावजूद उसके बारे में परेशान थी और उसे हैरानी थी कि अंकल जहांगीर उमर के बारे में फिक्रमंद क्यों नहीं है। उन्हें उसकी जिंदगी की परवाह क्यों नहीं है। कुछ बेचैन होकर वो एक बार फिर उठ गई और कमरे की चक्कर लगाने लगी। फिर थक कर बेड पर बैठ गई। सोने से पहले एक ख्याल आने पर वो दोबारा अपने कमरे से निकलकर उमर के कमरे की तरफ गई थी। नानो के कमरे का दरवाजा अब बंद था। वहां अब खामोशी थी। उमर के कमरे की लाइट अब भी ऑन थी, लेकिन कमरे में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उमर कभी भी लाइट ऑन करके नहीं सोता था। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। और अगर उस वक्त सो नहीं रहा था तो फिर क्या कर रहा था? उसने बेकरारी से सोचा। कुछ देर कमरे के सामने खड़े रहने के बाद वो वापस कमरे में आ गई। अपने कमरे में आने के बाद वो बहुत देर तक उमर के बारे में सोचती रही। अगली सुबह उसकी आंख देर से खुली। घड़ी 9:30 बजा रही थी। आंखें खोलते ही जो पहला ख्याल उसके जहन में आया वो उमर का था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो कमरे से बाहर निकली। घर में बिल्कुल ही खामोशी थी। उमर के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। वो दरवाजे पर दस्तक देना चाह रही थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई। नानो को ढूंढते हुए वो किचन में आ गई। उसे नानो कदरे परेशान लगी। किचन में उनके अलावा और कोई नहीं था। उसे देखते ही उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जगाने ही वाली थी। अच्छा हुआ कि तुम खुद उठ गई। आज यूनिवर्सिटी जाने का इरादा नहीं है? नहीं नानो, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। उसने डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींचते हुए कहा। क्यों? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। नानो ओवन में कोई चीज रख रही थी। फिर नाश्ता कर लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसने इनकार कर दिया था। नानो, अंकल जहांगीर कहाँ हैं? अचानक उसने पूछा। वो सुबह चला गया है। अलीसा को अचानक ही बेहद इत्मीनान का एहसास हुआ था। उमर से दोबारा उनकी कोई बात हुई? नहीं, उमर सोया हुआ था, मैंने उसे नहीं जगाया। नानो ने काम करते हुए कहा। अब जगा दूं उसे?
अलीजा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा था। नहीं, अभी उसे सोने दो, नानो ने उससे कहा था। किचन में एक बार फिर खामोशी छा गई थी। नानो, उमर ने ये सब क्यों किया? उसने कुछ देर बाद पूछा था। नानो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। पता नहीं, उन्होंने मायूसी से सर हिलाया था। नानो, वो बिल्कुल बदल गया है ना? हाँ, ऐसा तो होना ही था। मगर क्यों नानो? वो तो उमर तो मुझे यकीन नहीं आता नानो, उमर ऐसा हो जाएगा। अभी कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, एक दिन में ही क्या हो गया? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है अलीजा, नानो ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा था। जहांगीर अंकल उसे क्यों इस तरह परेशान कर रहे हैं? उसकी मर्जी के खिलाफ उससे एक काम क्यों करवाना चाहते हैं? वो भी मजबूर है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं नानो, वो मजबूर नहीं, खुदगर्ज हैं। नानो ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उठकर वापस अपने कमरे में आ गई। दोपहर के 2 बजे वो एक बार फिर परेशान होकर अपने कमरे से निकली। उमर का दरवाजा अब भी बंद था। उसने बिना सोचे समझे दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर खामोशी छाई हुई थी। अलीजा ने एक बार फिर दस्तक दी। इस बार दस्तक की आवाज जोरदार थी, मगर अंदर खामोशी नहीं टूटी। उसने यके बाद दीगरे कई बार दरवाजा बजाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। अलीजा खौफजदा हो गई। उमर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? वो इतनी गहरी नींद तो नहीं सोता? उसने दम साधे सोचा। बिजली के एक झमाके से उसे याद आया कि कमरे की एक और चाबी नानो की दराज में पड़ी हुई है और वो उस चाबी को लाकर दरवाजा खोल सकती है। तकरीबन भागते हुए वो नानो के कमरे में आई थी। उसने उनकी दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और तेज रफ्तारी से वापस उमर के कमरे के दरवाजे के पास आ गई। कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे में चाबी घुमाई। दरवाजे का लॉक खुल गया। उसने नॉब घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। कमरे में लाइट अब भी ऑन थी और दरवाजा खुलने की आवाज ने भी उमर को मुतवज्जो नहीं किया था। अलीजा ने दरवाजा खोलते हुए अपना कदम अंदर बढ़ाया और फिर जैसे उसे शौक लगा था, उमर बेड पर कंबल लपेटे औंधे मुंह सोया हुआ था। उसका सर तकिए पर था और दायां हाथ कोहनी तक तकिए के नीचे था, जिसकी वजह से तकिया दाहिनी तरफ से कुछ उठ गया था और उस उठे हुए हिस्से ने उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था। उसके लिए हैरानकुन बात थी कि उमर लाइट जलती छोड़कर सो गया था, मगर उस वक्त जिस चीज से उसे शौक लगा था वो बेड के कुछ फासले पर तपाई पर मौजूद 3 बोतलें और एक गिलास था। वो बोतलें उसके लिए नई नहीं थीं। वो बहुत दफ़ा वैसी बोतलें बाजार से खरीदकर उन्हें बेले लगाने के लिए इस्तेमाल करती रही थी, मगर वो बोतलें हमेशा खाली होती थीं। आज पहली बार वो उन बोतलों का असली मसरफ देख रही थी, और वो भी उमर के कमरे में। वो कुछ देर तक साकित खड़ी उन बोतलों को देखती रही थी, फिर धीमे कदमों से तपाई की जानिब जाने लगी। तपाई के करीब पहुंचकर उसने झुककर उन बोतलों को देखा था। एक बोतल खाली थी जबकि दूसरी बोतल आधी खाली थी। उमर के बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई एस्ट्रे सिगरेट के जले हुए टुकड़ों से भरी हुई थी। वो अब जान चुकी थी कि रात को कमरा लॉक करने के बाद वो क्या करता रहा होगा, और शायद नशे की ही हालत में वो लाइट बंद किए बगैर ही सो गया था। अलीजा अभी भी कुछ बेयकीनी से उन चीज़ों को और बेड पर पड़े हुए उमर को देखती रही। उमर तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता था, फिर अब क्यों? उसने मायूसी से सोचा। चंद लम्हे वहीं खड़ी वो बेमकसद उमर को देखती रही, फिर कुछ मायूसी से उसी तरह धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। नानो के कमरे में चाबी रखने के बाद वो एक बार फिर लाउंज में आ गई थी। लाउंज के सोफे पर बैठकर वो एक बार फिर रात के वाकयात के बारे में सोचने लगी थी। क्या उमर उठ गया है? वो अचानक नानो की आवाज़ पर चौंकी थी। वो पता नहीं किस वक्त किचन से निकलकर लाउंज में आ गई थी। अलीजा ने उन्हें देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। नानो कुछ फिक्रमंद खड़ी थी। अभी तक नहीं जागा?
तुमने उसे जगाने की कोशिश की? उन्होंने अलीजा से पूछा था। नहीं, उसने एक बार फिर नफी में सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं जगाया? तुम्हें जगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो कुछ खफा होकर बोली थी। आपने कहा था उसे सोने दो, उसने उन्हें याद दिलाया था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए, नानो ने बड़बड़ाते हुए कहा। अलीजा खामोशी से उन्हें लाउंज से जाते हुए देखती रही। नानो की वापसी बहुत जल्दी नहीं हुई थी। वो तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आई थी। आपने उसे उठा दिया? अलीजा ने उनके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान देखकर कहा था। हाँ, बहुत देर दरवाज़ा बजाना पड़ा, लेकिन वो उठ गया। कह रहा है अभी आता हूँ, उन्होंने एक बार फिर किचन में जाते हुए कहा था। अलीजा ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि क्या नानो उमर के कमरे के अंदर गई थी या उमर ने दरवाज़ा खोले बगैर उन्हें अंदर से ही जवाब दे दिया था। नानो, क्या आप उमर के कमरे में गई थी? अलीजा ने वहीं बैठे बैठे ही बुलंद आवाज में पूछा था। नहीं, अंदर नहीं गई। क्यों पूछ रही हो? नानो ने किचन से बाहर आए बगैर जवाब दिया था। बस ऐसे ही, उसने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा था। इसका मतलब है नानो ने वो बोतलें नहीं देखी हैं। ये अच्छा ही हुआ, वरना नानो को तकलीफ पहुंचती। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा कि उमर ड्रिंक करेगा, और फिर यूं उनके घर पर उनके सामने। अलीजा ने कुछ मुतमईन होकर सोचा था उमर ने भी इसीलिए दरवाज़ा खोले बगैर नानो को जवाब दिया होगा, ताकि नानो अंदर आकर बोतलें ना देख सके। मगर आखिर उमर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो तो कभी भी ऐसा नहीं था। उसका जहन एक बार फिर उलझ गया था।